हे गाइस, दिस इज़ योर अभय बठेजा। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 2 के अंदर। हमने पहले बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन कवर कर लिया है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के ऊपर जो आपके सिलेबस के अंदर है। बाकी के 2 पार्ट आपके कटे हुए हैं। तो आज हमने पढ़ना है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसमें पढ़ेंगे हम हेल्दी वेट, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। हेल्दी वेट मतलब एक कैटेगरी है वेट की जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो हेल्दी वेट है, और हम हेल्दी वेट को जो है वो मेज़र करते हैं बीएमआई से। हेल्दी वेट को हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से। और आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएमआई निकालने का क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर। आपके सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन है बीएमआई के ऊपर जो इस टेबल से रिलेटेड है, अपने इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बीएमआई कैसे निकालते हैं, बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी। आपका जो इंडिविजुअल वेट है वो किलोग्राम में, और डिवाइडेड बाय आपकी हाइट जो है मीटर में, उसका स्क्वायर। मतलब जैसे लेट किसी इंडिविजुअल का वेट है 68 और हाइट है उसकी 1.7 मीटर, तो 1.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.7 मीटर यहाँ पे केजी, तो जो आएगा बीएमआई आपका वो आगे आंसर होगा आपका। और ये बीएमआई आएगा। देन इस बीएमआई को स्टडी करने के लिए एक टेबल है, वो टेबल ये रहा, एंड इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ये टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सैम्पल पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और आपके आ भी सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। व्हाट इज़ द कैटेगरी फॉर द नॉर्मल वेट, कि नॉर्मल वेट के लिए कैटेगरी क्या है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी 18.5 से 24.9। तो अब इसमें क्या है, अगर आपका जो ये बीएमआई आप निकालेंगे, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है, देन यू आर अंडर वेट, आप अंडर वेट हो। आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। एंड द नॉर्मल कैटेगरी जो वेट जो बीएमआई नॉर्मल होता है वो होता है 18.5 से 24.9। अगर आपका 24.9 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ओवरवेट हो। देन अगर 30 से ऊपर आ रहा है तो आपकी ओबेसिटी फर्स्ट क्लास है। देन 35 से ऊपर आ रहा है तो ओबेसिटी सेकंड क्लास है। और अगर आपका 40 से ऊपर बीएमआई आ रहा है तो आपका जो है ओबेसिटी थर्ड क्लास है। और जब आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आएगा, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हेल्दी वेट। ये हमारी कैटेगरी है हेल्दी वेट की। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है, देन यू हैव अ हेल्दी वेट। और अगर आपका और जो हेल्दी वेट होता है वहाँ पे डिजीज़ होने का खतरा कम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, आपको कोई भी जैसे डिजीज़ होने का खतरा बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रहता है, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा कम होता है। और जब भी आपका वेट मैंने आपको कल भी बार बार एक एग्जांपल दिया था कि चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है और उस लिमिट से नीचे भी नुकसानदायक है। तो अगर इससे आपका वेट कम होगा तो आप सेवरल डिजीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं, और ऊपर होगा तो खतरा ही खतरा है। आपका अगर ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी अपने साथ 100 बीमारियों को लेकर चलती है। मोटापा जो है अपने साथ 100 बीमारियों को लेकर आता है। अगर आप मोटे हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, आपका शुगर हो सकती है, आपको डायबिटीज़ बोलते हैं जिसे बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। तो दिस इज़ कंसिडर्ड हेल्दी वेट। तो हेल्दी वेट की जो डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। A healthy weight is considered to be the one that is between the 19 and 25 BMI. If the BMI is between 25 and 29, the adult is considered as overweight. मतलब यही इसको डिफाइन किया गया है। एंड द हेल्दी वेट, द नॉर्मल वेट इज़ 18.5 से 24.9 के बीच में आपका बीएमआई है। तो मेरा बीएमआई है वो 22 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैं एक हेल्दी वेट हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका बीएमआई कितना आ रहा है। अभी वेट कीजिए अपना और हाइट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना बीएमआई बताइए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर हम। और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करनी है तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपने हेल्दी वेट के अंदर पढ़ना है हम लोगों ने मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपका ओवर वेट है आपकी बॉडी तो आप उसको नॉर्मल वेट तक कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो स्टेप्स उठाने चाहिए, सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना चाहिए। अगर आपका वेट 80 है
और अगर आपका वेट 80 है और BMI नॉर्मल के लिए आपको चाहिए वेट 72, अपने एक ऐसे ही एग्जांपल से ले रहे हैं, तो आपको एक गोल सेट करना होगा कि आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर ये वेट लूज़ करना है और कितने टाइम के अंदर ही करना है, और देन उसको मंथली डिवाइड करना होगा, वीकली डिवाइड करना होगा। तो एक गोल सेट करना होगा, और वो गोल जो है आपको अपनी, हर व्यक्ति को उसकी क्षमताएं पता होती है कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना कर सकता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको सेट करना है कि आप कितने टाइम में वेट लूज़ करेंगे, और उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड रहना है। देन द सेकंड आता है हमारा कट योर कैलोरीज। अगर आपने जब ये प्लान शुरू कर दिया, तो सेकंड पॉइंट है हमारा कट योर कैलोरीज, और फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य से कभी भटकते हुए दिखें तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी कैलोरीज भी कम करनी पड़ेंगी। लेट यू आर कंज्यूमिंग 22,000 कैलोरीज अ डे, आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको 100 कैलोरीज घटा देनी है, 1900 कैलोरीज लेंगे तो भी आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो भी धीरे धीरे आपका वेट लूज़ होगा, प्लस एक्सरसाइज आपको ये प्लान फॉलो करते रहना है। अगर आप अपनी रास्ते से कोई भटक गए हैं तो देन द थर्ड इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल। आजकल क्या है, सब कुछ मॉडर्न टेक्निक्स ने हमको घेर लिया है। कोई भी छोटा सा काम करना होता है हम खुद नहीं करते। अगर आपको कहीं पे पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है, तब भी आजकल क्या करते हैं, हम बाइक उठाए और चले गए। आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यू हैव टू यूज़ द बाइसिकल, आपको बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए, या फिर आपको चल के वहाँ तक जाना चाहिए। आपको स्टेयर्स क्लाइंब करनी है ऊपर, तो भी अपने लिफ्ट का यूज़ करते हैं। आप अभी यंग हैं, आप आराम से स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, तो आपको स्टेयर्स पे ही जाना चाहिए। तो मतलब जितना हो सके अपनी बॉडी को फिजिकल वर्क कराएं। ऐसे ही हमें पूरा मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर यूँ करेंगे आप, देन यू विल रिमेन हेल्दी एंड योर बॉडी वेट रिमेन हेल्दी। मैं कहूँगा आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी जो टाइम है पढ़ने वाला है, तो दिन में आपको आधा घंटा निकालना चाहिए शाम के वक्त, जिस टाइम आप साइकिल चला सकें, जिसके कारण आपका एक तो स्ट्रेस कम होगा, अपनी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। या कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें हाफ एन आवर अ डे, तो मिनिमम हाफ आवर निकालना चाहिए। देन अवॉइड फैटी फूड्स। आजकल क्या है, चल भाई कुछ मर्जी होगा, थोड़ी सी बात पे चलते हैं, चल भाई मोमोज ले आते हैं, हमने मोमोज खाते हैं। आजकल मोमोज बहुत ट्रेंड के अंदर हैं। पहले गोलगप्पे हुआ करते थे, अब मोमोज हैं, बर्गर है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं दीज आर फैटी फूड्स। इनको किस तरीके से फ्राई करते हैं, उसके अंदर अलग अलग ऑयल्स वगैरह का यूज़ होता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है एंड दे आर फैटी फूड्स। इनके पास क्या होता है, जो ये फैटी फूड्स होते हैं इनमें हाई कैलोरी होती है, हाई कैलोरी होती है, बट कोई भी एनर्जी नहीं होती। दीज हैव एम्प्टी कैलोरीज। आपको एक बार लगेगा आपका पेट भर गया, बट बाद में वापस और खाएंगे, तो जो ये कैलोरीज होती हैं कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, सारी की सारी आपकी बॉडी में जमा होती रहती हैं। धीरे धीरे आपके फैट्स होता रहेगा और आपका वेट इंक्रीज होता रहेगा। सो इनको खाने से बचें। इवेंचुअली कभी खाना है तो खा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डेली खाते हैं, तो आपको फैटी फूड्स और जंक फूड्स को अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट है हमारा अवॉइड ओवर ईटिंग। तो ये इंडियन कल्चर ही है, जो हमारी मोम्स होती हैं, हमारी दादी हैं, ये सब क्या करती हैं कि अगर कोई बंदा फिट है ना तो कहेंगी दुबला पतला है, खाते, इनको क्या चाहिए कि हम मोटे ताज़े होने चाहिए, खाते पीते घर के लगते हैं। बट वो हमें क्या करती हैं कि ओवर ईटिंग करवा देती हैं कई बार। नहीं खा ले बेटा, खा लेगा ये चीज़ करके, बट हमें ओवर ईटिंग से बचना है। अब क्या है, जैसे आपको पूरे दिन में रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, ठीक है, आप ओवर ईट कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं 2100 कैलोरीज पर डे, तो आपकी जो 100 कैलोरीज अ डे है ये अपनी बॉडी में जमा होती जाएंगी और धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैट जमा होता जाएगा। एंड ये फैट क्या करेगा, आपका वेट बढ़ाएगा और BMI बढ़ा देगा एंड आपको ओबेज कर देगा। देन नेक्स्ट है आपका डोंट स्किप मील्स। हम क्या करते हैं कि अपने क्या करेंगे, जब भी अपने वेट लूज प्लान पर जाएंगे तो अपने नहीं दोपहर का खाना नहीं खाते, डायरेक्ट रात को खाएंगे। और जब इस दौरान आपने दोपहर का मील स्किप किया तो शाम को आपको भयंकर वाली भूख लगेगी और आप उस भयंकर वाली भूख के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे। तब कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हमें कोई भी मील स्किप करना है। आप खाएं, बट उस टाइम कुछ वेजिटेबल्स खा लें, फ्रूट्स खा लें जो आपके एपेटाइट को शांत करें। देन आता है बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। मतलब आपको ये पूरा इसका हिसाब रखना है कि आप 2000 कैलोरीज दिन में ले रहे हैं तो उनको पूरा एक्सपेंड भी करें ऐसा। और अगर आप 2100 ले रहे हैं तो भी 2100 को पूरा यूज़ करें। मतलब अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा। अगर ऐसे हुआ 2000 आप ले रहे हैं और आप 1900 यूज़ को 100 कैलोरी है जो डिपॉजिट होती रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। और अगर आप 2000 ले रहे हैं और 2100 यूज़ कर रहे हैं, देन आप पतले हो जाएंगे।
तो हमें पूरा इसका हिसाब किताब रखना चाहिए कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलोरीज हम लें हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो पिटफॉल्स का मतलब होता है डेंजर्स ऑफ डाइटिंग। खतरे क्या है डाइटिंग करने से क्या नुकसान होता है। और द फर्स्ट है इसके अंदर एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। अब क्या करते हैं कि हम जब भी डाइटिंग करते हैं तो ये होता है हमारा प्लान कि हम खाना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम खाना छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी वर्क कैसे करेगी। जैसे ये है आप 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, आप इसको रिड्यूस 1900 तक कर सकते हैं, बट 1800 कैलोरीज से भी कम रिड्यूस कर देते हैं ना तो आपका काम खराब हो जाता है। बिकॉज हमारी बॉडी 1800 कैलोरीज में सर्वाइव नहीं कर सकती। हम वेट लूज करने लगेंगे, हमारी स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको भी अफेक्ट होगा। तो कभी भी एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज नहीं करना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या है, ये चीज़ है, जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो हम खाना छोड़ देते हैं और ये बहुत ही गलत है। हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं काफ़ी सारे। देन सेकंड है रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। अभी हम डाइटिंग पे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेना छोड़ देते हैं। बट मैंने आपको कहा था कि हर एक जो हमारे न्यूट्रिएंट है सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम किसी एक को भी बॉडी में नहीं लेंगे तो उसकी कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर एंड इट विल लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने बताया था, वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल ही लेना छोड़ दें। एक अमाउंट तक सही है, उसके ऊपर लेते थे पहले, अब एक अमाउंट तक लेंगे। मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट को एकदम से डाइट से बाहर नहीं निकाल देना है, और बाहर निकालने नहीं है, हमें एक बैलेंस डाइट को लेना है। देन स्किपिंग मील्स। अभी मैंने कहा था कि हम मील स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे डाइट प्लान के ऊपर एक डिफरेंट इफेक्ट होता है उसका। तो नेक्स्ट टाइम एक तो ज़्यादा खाएंगे हम। और क्या होता है, अगर आप खाना खा रहे हैं रेगुलर, आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी वो फूड को बर्न कर देती है और सारा काम हो जाता है। बट जब हम एक मील स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी के पास अब फूड कम है, टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपना मेटाबॉलिज्म गिरा देती है। मेटाबॉलिज्म गिराएगी मतलब आपकी बॉडी कम कैलोरी कंज्यूम कर रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देन जब नेक्स्ट टाइम आप ओवर ईट कर देंगे अपने एक स्किप मील को किए हुए, देन आपके दो काम खराब हो जाएंगे। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और एक आपने एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर ली, देन वो 2 बार एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करके आपका वेट बढ़ा देगा वो। तो कभी भी डाइटिंग करते दौरान एक तो मील स्किप नहीं करनी हमें। मील स्किप करने से हमारे बॉडी पे डबल तरीके से हमारा वेट बढ़ेगा। हमारे जो वेट लॉस प्लान के वो डबल तरीके से 2 साइड से इफेक्ट करेगा, वो उसके अगेंस्ट काम करेगा। देन है इनटेक ऑफ लेबल फूड्स। अब जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो खाते हैं ना शुगर फ्री बिस्किट्स, वो खाते हैं भाई, शुगर फ्री बिस्किट्स खाते हैं। अब क्या होता है, एक नॉर्मल बिस्किट है, एक नॉर्मल बिस्किट है, उसमें मानो 50 कैलोरीज है ना, तो शुगर फ्री के अंदर 48 कैलोरीज होंगी, और हम सोचते हैं कि बहुत कम होती है। शुगर फ्री बिस्किट में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। बट जो ये बिस्किट्स होंगे हमारे डाइटिंग के लिए जो हम खाते हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल बिस्किट 5 खाने होंगे ना तो ये बिस्किट 7 खाएंगे, और अंत में क्या होगा, जब हम कैलोरीज को काउंट करेंगे तो हमने ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली जितनी हम करते हैं। तो कभी भी लेबल्ड फूड्स के ऊपर भरोसा ना करें, ऐसे नहीं खाना चाहिए। आप नॉर्मल खाएं, उसको आप 5 खाते तो पहले 4 खा लें, ये चीज़ कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। डू नॉट एक्सट्रीम रिडक्शन नहीं करना चाहिए, लेबल फूड्स पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, एंड देन नॉट एक्सरसाइजिंग। अब क्या करेंगे, अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग करेंगे तो मतलब हम पहले से कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और पहले से कम फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म गिरा देगी, और मेटाबॉलिज्म गिरा देगी तो हम जो कम खाना खाएंगे ना, उसमें से भी कुछ कैलोरीज हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर एक्सरसाइज करते हैं हम तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब भी आप डाइटिंग करें तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज करने से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा बढ़ेगा और हमारी कैलोरीज जो है वो कम होती जाएंगी, हमारा फैट बर्न होगा और हम हेल्दी वेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। देन आता है थर्ड इज़ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस ये कॉमन है, ये सब कुछ कॉमन है, आप अपनी लाइफ से रिलेट करें, किस तरीके से आप वेट कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वही लिख के आना है इसमें आपको। जो फूड इंटॉलरेंस है ये हमें कॉमन है आजकल के टाइम में, ये इसे बोलते हैं फूड एलर्जी। इसमें क्या होता है,
कुछ लोग होते हैं वो कुछ मतलब फूड का कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे किसी लोगों को वीट से एलर्जी होती है, वो वीट नहीं खा सकते, गेहूँ नहीं खा सकते वो, तो वीट से एलर्जी होती है। कई लोगों को फूड इंटॉलरेंस, तो फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी उस एलिमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस। और ऐसा क्यों होता है, कोजेज क्या है इसके, हमारी बॉडी में क्या होती है आपको पता है, डाइजेशन के लिए कई सारी रिएक्शंस चलती हैं। अब ये रिएक्शन चल रही है, वैसे हमारी बॉडी में एक ग्रेन को डाइजेस्ट करने में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लगते हैं, बट देयर आर कैटालिस्ट्स। हमारी बॉडी में कैटालिस्ट होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। बट जब इस कैटालिस्ट की एब्सेंस होती है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी एंड फूड एलर्जी हो जाएगी। किसी इंडिविजुअल की बॉडी में जब उस एलिमेंट को डाइजेस्ट करने वाली रिएक्शन नहीं हो पाती, कोई एंजाइम एब्सेंट होता है, वो एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो फूड इंटॉलरेंस होती है। क्योंकि वो उसकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उसकी बॉडी में ही पड़ा है, तो वो सेवरल रिएक्शंस कर देगा अलग से, जिसमें बॉडी का जो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सिस्टम है। तो फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय अ पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट्स। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, वो बायो कैटालिस्ट का एक पार्ट एब्सेंट है या बायो कैटालिस्ट ही एब्सेंट है, इसे बोल सकते हैं एंजाइम बोलते हैं जिसको, वो एब्सेंट है, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती और हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी एक रिएक्शन होती है जिसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप बायो के हैं तब समझ सकते हैं इजीली। देन आते सिम्टम्स क्या होते हैं, अब वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो हमारे पेट में इकट्ठा हो तो हमारा पेट दुखेगा, आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग आएगी आपको, आपकी गैस हो सकती है, हार्ट बर्न, कभी हमारे चेस्ट में वो एक अलग सी एसिडिटी टाइप पेन होता है वो हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है आपको, बहुत सारे जो इसके नॉर्मल अपनों को होता है आजकल वो एग्जाम्पल हैं। देन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं फूड इंटॉलरेंस का इसका, तो मैनेजमेंट है कि जो रिएक्शन नहीं हो रही हमारी बॉडी में, हम क्या करेंगे, जो खाना खा रहे हैं उसमें से एक एक एलिमेंट को निकाल के देखेंगे, और जिस टाइम हमारी बॉडी वो सिम्टम्स शो नहीं करेगी तो हम तब ये कर सकते हैं कि जो वो एलिमेंट हमने निकाला है वो हमारी बॉडी में अलग रिएक्शंस कर रहा था, एडवर्स रिएक्शन कर रहा था, जिसके कारण हमारी बॉडी में सब कुछ हो रहा था, तो हम उसको अपने फूड से निकाल देंगे। इसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, इसके लिए सेवरल टेस्ट भी होते हैं आजकल लेबोरेटरी के अंदर, तो वो आप करवा सकते हैं और अपनी फूड इंटॉलरेंस को सही कर सकते हैं। तो एक बार ये एब्सेंस हो जाती है, इसके बाद आप कभी भी वो नहीं खा सकते। हमारे पड़ोस में एक लड़का है जो वीट नहीं खा सकता, अभी वो 7-8 साल का ही होगा और वो वीट नहीं खा सकता, देखो। तो और अब वो कभी ज़िंदगी में कभी वीट नहीं खाता, जैसे ही वो वीट खाता है उसके अलग एडवर्स रिएक्शन होती है, एलर्जी हो जाती है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड मिथ्स। फूड मिथ्स क्या है, हमारे इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी अपने कहते हैं काल्पनिक कहानियाँ चलती हैं कि ये इसके साथ ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फूड को लेकर भी कुछ अपने यहाँ पे इंडिया में प्रिवेलिंग है फूड मिथ्स। तो जो पॉपुलर फूड मिथ्स है वो बुक में दी गई हैं आपके, दीज आर पोटैटोज मेक यू फैट। ये हम सब मानते हैं कि अगर आप आलू खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, ये गलत है। मैंने बोला था एक अमाउंट तक वो चीज़ अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ नॉट हार्मफुल, अगर उसके ज़्यादा लेते हैं लिमिट से, उस लिमिट से कम लेते हैं देन इट इज़ हार्मफुल। तो पोटैटोज़ हमें तब मोटा करेंगे जब हम उन्हें एक्सेस में खाएंगे, एक नॉर्मल अमाउंट तक कार्बोहाइड्रेट खाने से नहीं होता। पोटैटोज़ आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए बट एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। देन है फैट भी फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूजिंग वेट। ये सबसे बड़ी अवधारणा हमारे अंदर है कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो हमें, जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स से, ये हमें वेट लूज़ करने में मदद करेंगे। बट हम अंत में क्या करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं और सब जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है उसके एडवर्स अगेंस्ट काम करता है ये सब कुछ। देन एग्स इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। ऐसा रिसर्च में नहीं पाया गया कि एग्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करते हैं, दे बैलेंस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आप रोज़ का 1 एग खा रहे हैं तो देन इट इज़ नॉर्मल, और अगर 1 से ज़्यादा खाएंगे, किसी भी चीज़ की अति करेंगे देन इट विल एडवर्स, वो एडवर्स रिएक्शन करेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा। एग्स के अंदर बहुत विटामिन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्स खाएं, जो खाते हैं वो खा सकते हैं। देन ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। अपने कहते हैं कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत है। अपने मानते जब भी खाना खाते हैं हम तो क्या होता है, जो जब भी खाना खाते हैं हम तो हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं
जो इसका सॉल्यूशन होता है, अगर हम पानी पी लेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके उल्टा ये देखा गया है कि जब हम खाना खाते वक्त पानी पीते हैं तो हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो आज से खाना खाते वक्त पानी पी लेना शुरू कर देना, जिसको अपना हेल्दी वेट रखना है। डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। भाई मैं फ़िश खाता नहीं तो मुझे ये पता नहीं कि होता है या नहीं होता। बोला है कि फ़िश खाने के जस्ट बाद मिल्क नहीं पीना चाहिए, इससे आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग स्पॉट्स आ सकते हैं, अलग अलग धब्बे आ सकते हैं। सो ये मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे बोला गया साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, ये इसको अप्रूव नहीं किया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया है। स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज़ वेट। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो अपने आप को भूखा छोड़िए, और ये भूखा छोड़ना भी उल्टा काम करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाता है। मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो हमारी बॉडी में कैलोरीज इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी, तो हमारे ये वेट लॉस प्रोग्राम के अपोजिट काम करेगा। देन द लास्ट चीज़, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। अपने मानते हैं कि जितनी एक्सरसाइज करेंगे हम उतना ज़्यादा खाना खाएंगे, बट ये गलत है। जब एक्सरसाइज करते हैं हम, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। अगर हम ज़्यादा खाना भी खाएंगे तो भी वो जल्दी से, हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर और हमें वेट गेन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट। और अब मैं बोलूँगा आपको कि आप भी रोज़ आधा घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा निकालें, आधा घंटा पूरा निकालें। 5 मिनट तैयार होंगे, शूज़ वगैरह पहनेंगे, 5 मिनट आके करेंगे, 20 मिनट सब साइकिलिंग जरूर करें, फिर 20 मिनट वॉक के लिए शाम को जरूर जाएं, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा। और ये ज़रूरी है, हमारे टाइम के अंदर हम पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, कुछ टाइम हमें बाहर जाना भी चाहिए। 20 मिनट्स बाहर जाइए, मास्क लगा के जाना, सैनिटाइज़र लेके जाना और बाहर जाएं, और किसी से मिलना नहीं, चुपचाप अपना घूम के आ गए, ये ज़रूर करना। सो दिस ऑल फॉर टुडे। आगे बाकी कंटिन्यू रखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 हमारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहना। मुझे विश्वास है कि आप जो मेरा मिशन 100 है वो फोड़ोगे, आग लगाओगे। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।